अरे देखो देखो, तुम्हारे घर में लक्ष्मी आई है। लक्ष्मी, रुको, पहले तुम्हारे सास को दिखा कर आती हूँ। ये कहकर दाई माँ बच्चे को लेकर कमरे से बाहर चली जाती है, लेकिन जब वो वापस ही नहीं आई तब जी सुनते हो, आपसे कितने दिनों से कह रही हूँ कि चलो इस घर को बेचकर कहीं और चले। क्या आप मेरी कोई बात नहीं मानेंगे? ओह, फिर से घर बेचने की बात। क्यों? फिर से क्या हुआ? क्यों, आपने नहीं सुना? घर के पीछे से आने वाली वो रोने की आवाज। और हाँ मौसा जी, मैंने भी सुना। पहले एक बच्ची की रोने की आवाज, फिर एक औरत अजीब तरह से आवाज निकल रही थी। वो कुछ नहीं, तुम लोग जाओ, मौसी के साथ सो जाओ। फिर अगले दिन सुबह प्रीतम और प्याली दीपक बाबू के गांव घूमने जाते हैं। ये गांव कितनी सुंदर है ना भैया? हाँ, कितनी सारी चिड़ियों की आवाज, फूल, तितलियाँ और तालाब में से भी तैर रहे हैं। कितना अच्छा नजारा है। हट जाओ भैया, पीछे गाय आ रही है। अरे डरो मत, ये कुछ नहीं करेगी। भोला मेरी बहुत अच्छी गाय है। तुम लोग शहर से गांव घूमने आए हो? हाँ, दीपक चौधरी मेरा मौसा है और हम दोनों भाई बहन कल ही आए हैं। अरे बाप रे, उस घर के पीछे ही तो चौबारी की जंगल है। तुम लोगों को डर नहीं लगा? ये कहते ही वो आदमी घबरा के तुरंत वहाँ से चला गया। फिर पियाली और प्रीतम एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। अच्छा भैया, वो आदमी मौसा का नाम सुनते ही भाग क्यों गया? मौसा का नाम सुन के नहीं, मौसा जी के घर के पीछे वाली उस जंगल के नाम लेते ही। देखो भैया, वो आदमी गाय के साथ इस तरफ आ रहा है। फिर वो आदमी गाय को लेकर तालाब के पास आते हैं। इसके बाद गाय को तालाब में नहलाने लगते हैं। अच्छा चाचा, आप चौबारी की जंगल के बारे में कुछ कह रहे थे, वहाँ क्या है? चौबारी की जंगल बहुत पुराना जंगल है। इस गांव के आसपास के गांव में जो सभी बच्चे मरते हैं, इस जंगल में ले आके उन्हें दफनाया जाता है। क्या सच में वहाँ भूत रहते हैं? कल रात हम बहुत डर गए थे। इतने सालों से तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब वो दीपक बाबू के बेटे पत्नी मर गए तब से। छोड़ो, मुझे अब जाना होगा, मेरे बहुत काम बाकी है। ये कहकर वो आदमी गाय को लेके वहाँ से चला गया। फिर प्रीतम और पियाली चलते चलते बात करने लगे। भैया, सीखा मौसी की तो अभी 3 महीने पहले शादी हुई है। बच्चा कब हुआ और जिंदा भी तो है। अरे बुद्धू, मौसा का ये दूसरी शादी है। वो पहली वाली बीबी और बच्चे का बात कर रहा था। इसके बाद वो दीपक बाबू के घर लौट आते हैं। फिर गांव के चारों तरफ घूम के देखा। कैसा लगा ये गांव? बहुत अच्छा लगा मौसी, चारों तरफ हरियाली और कितनी शांति है यहाँ। लेकिन प्रीतम कुछ नहीं कहता, वो चुपचाप बैठा रहता है। भैया, क्या हुआ? इतना क्या सोच रहे हो? बहन, जब मौसी सो जाएगी हम दोनों चौबारी की जंगल देखने जाएंगे। अरे बाप रे, अगर भूत पकड़ लिया तो मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे कुछ नहीं होगा, मैं तो साथ ही रहूंगा और दिन में भूत नहीं निकलते हैं। फिर दोपहर के खाने के बाद जब सीखा सो जाती है तो प्रीतम और प्याली दोनों छुपके से घर से निकलकर चौबारी के जंगल में चले जाते हैं। इसके बाद भैया, ये जंगल कितना अंधेरा है, मुझे डर लग रहा है। ये घने जंगल की वजह से रोशनी थोड़ी कम है। डरो मत, जो डरते हैं उसे ही भूत पकड़ लेता है। इसके बाद वो जंगल के और अंदर चले जाते हैं। तभी अचानक एक जोरदार तूफान उठता है। सारे पेड़ हिलने लगते हैं। भैया, चलो अब वापस चलते हैं, मुझे डर लग रहा है।
लेकिन वो जंगल से बाहर निकल ही नहीं पा रहे थे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें घेर रखी है। तभी अचानक एक टहनी टूटकर, बहन बहन क्या हुआ तुझे बहन? फिर अचानक तूफान थम जाता है। तभी प्रीतम प्याली को लेकर जंगल से बाहर आता है। इसके बाद उसी दिन शाम प्याली को तेज बुखार चढ़ती है और उसे कुछ होश नहीं रहता। तू जल्दी से ठीक हो जा बहन। जैसे ही तू ठीक होगी हम यहाँ से चले जाएंगे और उस जंगल में कभी नहीं जाएंगे। प्रीतम प्याली के पास बैठकर उसके सर पर पानी का पट्टी लगा रहा था। इस बीच कब उसका आंख लग गई ये उसे पता ही नहीं चला। जब आंख खुली तो देखा, बहन 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 तू कहाँ है बहन? दरवाजे की तरफ नजर जाते ही देखा कि उसकी चादर पड़ी हुई है। फिर कमरे से बाहर निकलते ही देखा उसकी सिर पर पट्टी देने वाली रुमाल आंगन में पड़ा हुआ है और आंगन का दरवाजा भी खुला है। इतनी रात को बहन अकेले कहाँ जा सकती है? तो क्या मुझे उसे ढूंढना ही होगा, डरने से नहीं चलेगा। प्रीतम समझ जाता है कि प्याली कहाँ जा सकता है। फिर वो सीधा चौबाड़ी के जंगल में पहुंचता है। वहां पहुंच के वो चांद की रोशनी में देखा कि प्याली जमीन पर लेटी हुई है और एक डरावनी दिखने वाली औरत उसके पास बैठी है। वो हंस रही है, जमीन खोद रही है, प्याली की तरफ देखकर उसे दुलार कर रही है, फिर से हंस रही है, फिर जमीन खोद रही है। और ये सब देखकर प्रीतम का पूरा शरीर कांपने लगा। लेकिन फिर भी उसके अंदर से एक आवाज निकल आई, बहन। साथ ही साथ वो औरत अजीब सी आवाज निकलने लगती है। फिर वो प्याली को पकड़कर जोर जोर से रोने लगती है। मेरे बहन को छोड़ दीजिए, मैं उसे यहाँ से लेके चला जाऊंगा। कौन है तू? ये तेरी बहन नहीं है, ये मेरी बेटी, मेरी बेटी, मेरी बेटी। नहीं नहीं, वो तो मेरा बहन है, प्याली। क्या कहा? तेरी बहन प्याली? तभी प्रीतम जमीन पर जोर से गिर पड़ता है। मेरे बहन को छोड़ दो, क्यों ऐसे कर रहे हो? हमने तो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं किया। कोई नुकसान नहीं किया? तुम्हारे जैसे जिंदा लोगों ने मिलकर शादी के 7 साल बाद जिस दिन मेरा बच्चा पैदा हुआ। अरे देखो देखो, तुम्हारे घर में लक्ष्मी आई है। लक्ष्मी, रुको, पहले तुम्हारे सास को दिखा कर आती हूँ। ये कहकर दाई माँ बच्चे को लेकर कमरे से बाहर चली जाती है। लेकिन जब वो वापस ही नहीं आई तब इतनी देर हो गई, दाई माँ मेरी बेटी को लेकर अब तक क्यों नहीं आई? दाई माँ, मेरी बेटी कहाँ है? तुम्हारा बेटी नहीं बेटा हुआ था, दाई माँ से गलती हुई थी। बेटा हुआ था? और हुआ था मतलब? वो कहाँ है? मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा बच्चा वो बीमार था और जन्म के कुछ समय बाद ही इसीलिए चौबड़ी के जंगल में ले गया है। नहीं नहीं, ये कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। फिर मैं भी दिल का दौरा पड़ने से मर गई। उन्होंने मेरे बच्चे का चेहरा तक मुझे नहीं दिखाया। मैं उसे यहाँ खोजती हूँ, रोज खोजती हूँ, लेकिन कभी नहीं मिलता। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, लेकिन आप मेरी बहन को छोड़ दो। वादा करता हूँ बहन को लेकर तुम्हारे साथ मिलने आऊंगा। तू वादा कर रहा है? वादा कर रहा है ना? अगर वादा तोड़ा तो?
हाँ, मैं तुम्हें वादा करता हूँ और मैं बड़े होकर तुम्हारे साथ वो अन्याय का सच सबके सामने लाऊंगा, देखना। इसके बाद वो औरत गायब हो जाती है। प्याली भी पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है। भैया भैया, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? कुछ नहीं, चलो सुबह हो गई है, हम आज ही घर लौट जाएंगे। ऋषि एक छोटी बच्ची को गोद में लिए चौबाड़ी की जंगल में बैठा है और एक औरत ऋषि को प्यार कर रही है। ये देख श्रीमोई सामने आते ही वो बच्ची और औरत दोनों ही अदृश्य हो गए। उस दिन शाम को जब ऋषि अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था, तब उसकी दादी ने उसे बुलाया। ऋषि, अरे ए ऋषि, जल्दी से इधर आके देख, कौन आया है, अरे आ। ऋषि दादी के इस तरह पुकार सुन के बहुत खुश हो जाता है। माँ माँ, मेरा माँ ही है। ये कहते ही वो दौड़ के बाहर आया और देखा कि ये क्या, ये कौन है? पिताजी के पास खड़ी है। ये तेरी नई माँ है, आज से तू इसे ही माँ कह के पुकारना। इसे माँ कह के पुकारूंगी? नहीं माँ, लेकिन मेरी माँ कब आएगी दादी? इतना कहकर ऋषि फूट फूट कर रोने लगे। फिर रोते हुए वो कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गया और धीरे धीरे सो गया। उस रात उसने कुछ खाया तक नहीं। तब गहरी रात अचानक एक ठंड हवा की झोंके से ऋषि को बहुत ठंड लगने लगा। तभी वो जाग जाता है और सुनता है कि बहन, ये तो मेरी बहन रो रही है। लेकिन बहन कहाँ से रोएगी? उसे तो चौबाड़ी की जंगल में। इस छोटी सी बच्ची के ऊपर दया कीजिए माँ, ये तेज बुखार से कांप रही है। एक बार डॉक्टर साहब को बुलाइए ना माँ। तू ज्यादा मत बोल बहू। बच्चा तो क्या हुआ, वो लड़की है, इतनी जल्दी नहीं मरेगी, उसे कुछ नहीं होगा। तांत्रिक बाबा से जो पानी लाई हूँ वो पिला दे। माँ, ऋषि के पिता को एक बार खबर तो दीजिए माँ। सुन, मेरा बेटा ना कमाने के लिए बाहर गया है, वो घूमने नहीं गया कि खबर देते ही आ जाएगा। तू अपनी बेटी को दूध पिला के सुला दे। और उसी रात ही ऋषि की बहन हमेशा हमेशा के लिए सो गई। अगले दिन सुबह होते ही हाय हाय हाय, हमारा क्या सर्वनाश हो गया। अब मैं किसान को क्या जवाब दूंगी। नहीं, उसे मत ले जाइए, उसे डॉक्टर दिखाने से ही ठीक हो जाएगी। उसे मत ले जाइए, मत ले जाइए। फिर सभी ने छोटे बच्चे का शव ले जाकर चौबाड़ी के जंगल में अंतिम संस्कार किया, यानी उस बच्ची को दफनाया जाता है। इस चौबाड़ी के जंगल में सिर्फ और सिर्फ मृत बच्चे को ही दफनाया जाता है। और ये सब कुछ याद आते ही अचानक ऋषि को होश आया। फिर माँ, तुम कहाँ चली गई माँ? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। बहन की भी बहुत याद आ रही है। लौट आओ ना माँ। ऋषि के रोने की आवाज सुनकर उसके पिता किशन कमरे में आता है। क्या रे ऋषि, इतनी रात को ऐसे रो क्यों रहा है? डर लग रहा है? पिताजी, मैंने सुना कि बहन रो रही है। क्या अनपसना बक रहा है? तेरे बहन को क्या हुआ था, तुझे याद नहीं? वो कहाँ से आएगी? अब तू चुपचाप सो जा। बहन का तो पता है, लेकिन माँ। ऋषि के बातों का कोई ध्यान ना देकर किसान कमरे से बाहर चला गया। ऋषि माँ माँ कह के पुकारने लगा। तभी फिर से ठंडी हवा चलने लगी और मेरा लाला जा रे, तेरा माँ तुझे पुकारे, गहरी रात है सब सो गए हैं, मेरा लाला जा रे।
ये गाना और रोने की आवाज सुनकर ऋषि दौड़ के बाहर चला गया। अगले दिन सुबह सभी लोग ऋषि को ढूंढते हुए चौबाड़ी के जंगल में पहुंचते हैं। क्या रे ऋषि, तू रात को घर छोड़ के इस जंगल में आके सो रहा था? हाँ, बहन बहन करके के दिमाग खराब हो गया है क्या? माँ क्या करूँ, बेटी मर जाने के बाद केका की दिमागी हालत खराब हो गए और वो आज भी लपाता है। अब बेटे भी। बहुत हुआ, अब यहाँ से घर चल। माँ जी, आप दोनों चाहिए, मैं ऋषि को लेकर अभी आती हूँ। तभी श्रीमुई आगे आकर ऋषि का हाथ पकड़ते ही अचानक तेज हवा चलने लगी। जल्दी चलो ऋषि, तूफान से पेड़ की शाखाएं टूट सकती है। फिर वो घर लौट आते हैं और घर लौटते ही देखो श्रीमई, तुम्हारे पास जितने सारे गहने हैं वो सब मुझे दे दो। मेरी सारे गहने आपको देना होगा? क्यों? हमारे गांव में चोरों की कोई कमी नहीं है और तुम्हारी अभी नई शादी हुई है, इधर उधर घूमने के लिए जाओगी, तब घर में चोर घुस आए तो? लेकिन कहीं घूमने जाना तो दूर की बात। कुछ दिन बाद किशन काम के सिलसिले में दूसरे देश चला गया और उस रात को ही श्रीमुई अपने कमरे में जाके देखती है उसकी सास उसके सारे गहना पहन के। माँ, आप इस वक्त मेरे बिस्तर पर लेटी हो, अपने कमरे में नहीं जाओगी? नहीं बहू, आज मैं तुम्हारे बिस्तर पर सोऊंगी। मेरे बिस्तर पर खटमोले से भर गया है। आज से तू जमीन पर ही सोएगी। मुझे जमीन पर सोना है? हाँ, सोएगी। और ऋषि को बुला, मेरी पैर दबाएगी। वो छोटा सा बच्चा इस वक्त ना सो के आपका पैर दबाएगा? चल जाओ यहाँ से, ज्यादा मत बोल। इधर तब ऋषि के कमरे में फिर से वो ठंडी हवा बहने लगी। वो फिर से एक बच्चे का रोने की आवाज और वो गाना सुनता है। फिर वो माँ माँ कह के पुकारते हुए चौबाड़ी की जंगल की तरफ दौड़ने लगा। श्रीमुई भी उसका पीछा करने लगी। रुक जाओ ऋषि, भागो मत, गिर जाओगे। कहाँ जा रहे हो? रुको। लेकिन ऋषि बिना रुके ही सीधा चला गया। फिर श्रीमुई उसका पीछा करते हुए वहाँ पहुँची और देखती है ऋषि एक छोटी बच्ची को गोद में लिए चौबाड़ी की जंगल में बैठा है और एक औरत ऋषि को प्यार कर रही है। ये देख श्रीमुई सामने आते ही वो बच्ची और औरत दोनों ही अदृश्य हो गए। तुम क्यों यहाँ आई? तुम्हारे लिए ही मेरी माँ बहन सब चले गए। तुम बहुत खराब हो, तुम अच्छे नहीं हो। शांत हो जाओ ऋषि, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। बताओ, तुम्हारी माँ कहाँ है? माँ इस चौबाड़ी के जंगल में ही रहती है और रात को मुझे गाना गा के पुकारती है। ये सब क्या बोल रहे हो ऋषि? तुम्हारा माँ लापता है। अब मैं ही तुम्हारी नई माँ हूँ। अब चलो यहाँ से। लगभग जबरदस्ती ही श्रीमुई ने ऋषि का हाथ पकड़ के उसे उस चौबाड़ी की जंगल से घर ले आई और अगले दिन ऋषि का दादी खाना पकाते वक्त कहने लगी, आज श्रीमई मायके गई है। आज अगर वो मायके से पैसा लेकर न आई तो आज ही उसका आखिरी दिन होगा। उस दिन श्रीमुई ने थोड़ी देर से ही घर लौटी और घर लौटते ही, अरे श्रीमई, इतनी देर क्यों हुई? पूरे पैसा तो लाई है ना? नहीं माँ जी, पिताजी ने आज भी पैसा नहीं दे सके। नहीं लाई? ठीक है, आज नहीं लाई तो कल लाना। जा, तेरे कमरे में खाना रखे हैं, जाके खा ले। फिर श्रीमुई अपने कमरे में आते ही एक अजीब सी ठंडी हवा बहने लगी और उसे सुनाई दी, मत खा, उसमें जहर है, मत खाओ वो खाना, मत खाओ। ये कौन कह रही है और कहाँ से कह रही है? खाने के लिए मना क्यों कर रही है? न जाने कहां से एक काली बिल्ली आके उसके खाना खाने लगी। श्रीमुई जैसे ही उस बिल्ली को भगाने के लिए जाती है, वो बिल्ली छटपटाते हुए मर गई। ऋषि, ऋषि, जल्दी मेरे कमरे में आओ। क्या हुआ नई माँ, मुझे बुलाया क्यों? मेरी बात ध्यान से सुनो। इसके बाद ऋषि के दादी
श्रीमुई के कमरे में आके उसे परखने लगी। वो जिंदा है कि मर गई देखने लगी। मर गई, ये भी मर गई। अब इसे भी ले जाके उस कस्तूरी के पास में ही गाड़ दूंगी। इसके बाद श्रीमुई की सास उसे चौबाड़ी के जंगल में ले गई। फिर गड्ढे खोदने लगी और मन ही मन बोलने लगी, पिताजी ने पैसा नहीं दे सका। ठीक है, तू नहीं ला पाई तो दूसरी लड़की लाएगी। फिर से बेटे का शादी करवाऊंगी। तभी अचानक से एक तेज हवा चलने लगी और इसके बाद तभी कस्तूरी उसे धक्का देकर उसके ही खोदे हुए गड्ढे में गिरा देती है। अरे बाप रे, ये किसने धक्का दे दिया? मैं जल्दी जल्दी इसे यहाँ गाड़ के भाग जाती हूँ। ठीक उसी वक्त ऋषि गांव के कुछ लोग और 2 पुलिस अधिकारी के साथ चौबाड़ी के जंगल में आते हैं। आपके दिमाग में ये चल रहा था, बहू का मार के कहाँ जाने की सोच रही थी? क्यों? जेल में देखिए ना, वो लेने आ गए हैं। तू जिंदा है, मरी नहीं। फिर पुलिस ऋषि की दादी को अरेस्ट करके ले गए। इसके बाद से ऋषि अपनी नई माँ के साथ बहुत ही खुशहाल जिंदगी बिताने लगा।